Good evening, everyone. I hope all of you must be doing great and taking all the major aspects, all the major things into your account before you appear for UPSC Prelims Exam 2024. Well, हमारी जो डेली वीडियो सीरीज है जिसमें हम सी सेट पे वर्क कर रहे हैं उसकी आज नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कौन सी एक मेजर टास्क हमारे सामने है जिसमें से बेनिफिट लेके हम आपके जो एग्ज़ाम है 2024 का उसमें भी काफ़ी हेल्प ले सकें। और कुछ मेजर टॉपिक्स ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, साथ में कुछ पीवाईक्यूज भी हैं लास्ट कुछ ईयर्स के, जिससे हमें एक ब्रॉड आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के टॉपिक्स में से आपको जो यूपीएससी है वो सी सेट के अंदर इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन पूछता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन किस टॉपिक से बेस्ड था। वेल यू कैन सी इन द वेरी फर्स्ट लाइन इट्स क्लियरली मेंशन्ड ऑल्दो मोस्ट ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्रॉप्स पे, एग्रीकल्चर पे, बट ये नहीं पता कि इसको रिलेट करके आगे चल के ये इन्वायरमेंट से कनेक्ट करेंगे या पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट करेंगे। दो तीन टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। और सारे के सारे पैसेज को एनालाइज करने के बाद क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, दैट शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। वेल अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। तो जब आपसे अगर वो कहते हैं कि व्हाट वुड बी द मोस्ट रैशनल लॉजिकल असम्पशन, तो आपको तब भी एक असम्पशन कोई ना कोई चूज करनी होती है। और जब आपको इस तरह से 3 to 4 असम्पशंस मेंशन्ड होती हैं, गिवन होती हैं आंसर ऑप्शन के अंदर, तब आपको अगेन उसमें से एक ऑप्शन जो मोस्ट सूटेबल हो वो आपको चूज करनी होती है। बट दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन के साथ कुछ आंसर ऑप्शन के लिए कोड गिवन होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस ठीक हो सकती हैं। जैसे इसमें आप देखें तो कम से कम भी दो ऑप्शन ठीक हो सकती हैं आपकी 1 and 3, और 1 2 4 भी हो सकता है, 2 3 4 भी, और 1 2 3 4 भी हो सकता है, राइट। तो अगर हम लोग एक बार क्वेश्चन के साथ आंसर ऑप्शंस जो असम्पशंस गिवन है उनको गो थ्रू करें तो व्हाट वी सी इज बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस। कि जो बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन है वो एक डेवलप होता हुआ प्रोसेस है। इवॉल्विंग का मीनिंग होता है डेवलप करना किस चीज को, या खुद से चीजों का डेवलप होना। तो इवॉल्विंग को आप डेवलपिंग कह सकते हैं। तो इट्स एन डेवलपिंग प्रोसेस, मींस ये डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, इसको काफी जगहों पे यूज किया जा रहा है और इससे जितना बेनिफिट हो सकता है लिया जा रहा है एग्रीकल्चर के अंदर। दूसरी ऑप्शन थी पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज नीडेड इन पॉलिसी डिसीजंस रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन, ठीक है। अगर दोस्तों आप इन दोनों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो तो कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑप्शन तो आपको कंसिडरेबल लगती है, बट क्या सेकंड ऑप्शन कंसिडरेबल हो सकती है कि यहाँ लिखा है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, मतलब लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस के लिए। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, जब पर्टिकुलर जो अथॉरिटी है उसके बीच में कोई भी जाके अपनी पार्टिसिपेशन ले सकता है, क्या ये वैलिड होगा? मेरे हिसाब से तो नहीं, बाकी हम पैसेज तो पढ़ेंगे क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी हमेशा 100% गिवन पैसेज पे ही होती है, राइट। आपको ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, अपने नहीं। थर्ड ऑप्शन पढ़िए, बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन शुड टेक इनटू अकाउंट सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स इन डिसीजन मेकिंग। कि जो बायोटेक्नोलॉजी की रेगुलेशन है उसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको रेगुलेट करने के लिए हमें सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो है उनको अकाउंट में लेना चाहिए, उनको कंसिडर करना चाहिए डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, ठीक है, जो कि वैलिड लगता है। ऑप्शन 4 देखें, वाइडर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए इन बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन, improves its effectiveness in dealing with countries trade policies and international obligations। तो इनका कहना है कि अगर कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होगा उसकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी तो हमें कुछ इन ट्रेड पॉलिसीज और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस में हेल्प मिलेगी, इफेक्टिवनेस आएगी इससे, ठीक है। तो दो ऑप्शंस के अंदर बात की गई लोगों की इन्वॉल्वमेंट की इस डिसीजन मेकिंग के लिए, और दो ऑप्शंस में बात की गई, एक तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया कि एक डेवलपिंग प्रोसेस है, और दूसरा बताया गया कि बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन के लिए हमें सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी डिसीजन मेकिंग के टाइम पे कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास पैसेज के अंदर क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके हिसाब से हम लोग हमेशा की तरह अपने आंसर्स लगा सकते हैं। वेल पढ़े अगर तो लिखा हुआ है ऑल्दो मोस्ट ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। दोस्तों मे भी आपको पता होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं। बेसिकली जब जीनोम्स के अंदर कोई जेनेटिक्स मींस डीएनए किसी और प्लांट का हम इंजेक्ट करते हैं, उसकी कुछ ना कुछ शेप चेंज होती है, उसका ग्रो करने का वे चेंज होता है, जबकि वो
रेसिलिएंट होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है कि किसी भी डिसीज से वो लड़ने के लिए एबल होता है जिससे शायद दूसरा प्लांट नहीं लड़ पाया। तो एक ग्रो करवाने की पौधों को अलग टेक्निक है क्रॉप्स को, ठीक है। कहते हैं हालांकि जो ज्यादातर जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स हैं कल्टीवेटेड नाउ आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जो आज कल्टीवेट की जाती हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर की जाती हैं। मीन वही है फॉर अ सिंगल ट्रेट, एक सिंगल ट्रेट के लिए मतलब एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के लिए, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर अगर वो कहता है क्रॉप्स जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जो क्रॉप्स जेनेटिकली इंजीनियर होंगी फॉर मोर देन वन ट्रेट, एक से ज्यादा ट्रेड्स उनमें होनी चाहिए, विल बी द नॉर्म, वही शायद एक नॉर्म बन जाएगा, वही एक स्टैंडर्ड फिक्स हो जाएगा। दस इससे पता लगता है कि बायोटेक्नोलॉजीज रोल इन एग्रीकल्चर एंड द रेगुलेशन ऑफ सेम कैन नॉट बी अंडरस्टूड सोलिली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करंट जनरेशन ऑफ जीएम क्रॉप्स। पिछली बात से इन्होंने क्लियर कर दिया, और थोड़ा और क्लियर करने के लिए, आपको बेटर अंडरस्टैंड करवाने के लिए उस बात को रीफ्रेज किया गया कि जो बायोटेक्नोलॉजी का रोल है एग्रीकल्चर के अंदर और रेगुलेशन इसी चीज की, एग्रीकल्चर की रेगुलेशन के अंदर, उसको आप सोलिली इस कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जो करंट जनरेशन जीएम क्रॉप्स की चल रही है। क्योंकि पिछली लाइन में इन्होंने कहा कि आगे चल के ये एक ट्रेड से ज्यादा एक नॉर्म बन जाएगा, जबकि अब तक एक ट्रेड ही एक इनका नॉर्म बना हुआ है। वेल इंस्टेड इसके बावजूद देयर इज, इससे अब हटके अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ नीड टू टेक अ कॉम्प्रिहेंसिव लुक, ठीक है। एक बहुत ही डिटेल में आपको डीप डाइव करना पड़ेगा जिससे कि आप कॉम्प्रिहेंसिव मतलब प्रॉपर अंडरस्टूड एक लुक ले सके, टेकिंग इनटू अकाउंट वेरियस एस्पेक्ट्स। तो किन अकाउंट्स को आपको कंसिडर करना है, इंक्लूडिंग सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। दोस्तों अगर ऑप्शन में देखें तो कहीं ना कहीं रिलेटेबल बात आप पढ़ के आए थे। एक बार मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूं, आप थर्ड ऑप्शन अगर चेक करें, इस पे लिखा था बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन, रेगुलेशन की बात यहां हो रही है, शुड टेक इनटू अकाउंट किस चीज को, सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को डिसीजन मेकिंग के टाइम पे। तो ये चीज तो आप वहां भी पढ़ पा रहे हैं, ध्यान से दोबारा पढ़िए। टेकिंग इनटू अकाउंट, अगर इसको अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है, कॉम्प्रिहेंसिव लुक लीजिए। टेकिंग अकाउंट व्हाट, वेरियस एस्पेक्ट्स, इंक्लूडिंग किस चीज की बात हुई, सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स की। दैट मींस वो आपका ऑप्शन जो थर्ड है दैट इज एक्सट्रीमली करेक्ट। तो आप साथ के साथ उसको टिक कर सकते हैं कि दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, राइट। अब थोड़ा आगे पढ़े, सो दैट, ताकि क्या हो सके, सो दैट द पोटेंशियल ऑफ द टेक्नोलॉजी, जो उसकी एबिलिटी है, उसकी कैपेबिलिटी या पोटेंशियल है, शक्ति है, जो क्षमता है उसकी, कैन बी हार्नेस्ड, उसको रोका जा सके, वाइल मिनिमाइजिंग द नेगेटिव इंपैक्ट्स, साथ ही साथ जो उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं उनको भी रोक सके हम लोग। आगे लिखा है गिवन द इंपॉर्टेंस, जैसे कि इसकी इंपॉर्टेंस मेंशन्ड है, गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग वैरायटीज दैट कैन हेल्प इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन क्या है, अब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के साथ रिलेट किया गया इसको। मिटिगेशन आप जानते हैं, कामनेस, उसको शांत करना, उस प्रॉब्लम को ठीक करना, सॉर्ट आउट करना, किसको, क्लाइमेट चेंज को। एंड अडाप्टेशन, ताकि हम क्लाइमेट चेंज की थ्योरीज को अडाप्ट भी कर सके। दोस्तों क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के ऊपर, अडाप्टेशन के ऊपर ऑलरेडी हम काफी पैसेजेस इसी सीरीज में डिस्कस कर भी चुके हैं। नोट यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी एज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, बायोटेक्नोलॉजी को यूज ना करना क्लाइमेट चेंज का एक पार्ट बना के एक्शन प्लान का, कैन नॉट बी एन ऑप्शन, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकती, मतलब पार्ट तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। डोमेस्टिक रेगुलेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कैन नॉट बी व्यूड इन आइसोलेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी। तो आइसोलेशन किस चीज की हो, जहां पे ट्रेड पॉलिसी की, ऑब्लिगेशंस की, अंडर वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस। अब यहां पे अगर आप देखें पहली लाइन में क्या गिवन था, गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग वैरायटीज, मतलब बायोटेक्नोलॉजी वैरायटीज को डेवलप करने में हेल्प करती है, ठीक है, और आगे क्लाइमेट चेंज में भी वो हेल्प कर सकती है। दोस्तों इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद अगर अपने आप इन ऑप्शंस को चेक करें, जहां पे ऑप्शन 4 के अंदर किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात हुई थी, बट कहीं भी एक्सप्लिसिटली एक बार भी मेंशन नहीं किया गया, ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, अज्यूम नहीं करना आपने, कहीं भी एक्सप्लिसिटली क्लियरली ये मेंशन नहीं किया गया कि पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का इसमें इंटरफेयर करना या डिसीजन मेकिंग में उसका इन्वॉल्व होना, वाइडर इन्वॉल्वमेंट का होना, कहीं मेंशन नहीं है। तो ऑप्शन 4 आपका गलत हो जाता है। और अगर आप ऑप्शन सेकंड को पढ़ें, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, इसमें किसी भी लोगों के बीच में जो पार्टिसिपेशन है उसकी बात भी एक दफा नहीं हुई, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है।
बायोटेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस बहुत है, रोल बहुत बड़ा प्ले करता है और वैरायटीज को डेवलप करने में हेल्प करता है, तो डेफिनेटली बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और क्लाइमेट चेंज अडाप्टेशन को भी हम स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड के लिए आप 100% श्योर है। ऑप्शन जो 1 है इम्प्लिसिटली कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आपको गिवन थी। अगर आप अपनी ऑप्शंस पे नजर करें, ठीक है, एक दफा आप ऑप्शंस देखें, तो मान लो मैं अब यहां पे आपको गाइड कर रहा हूं कि आप कभी ऐसे सिचुएशन में आ जाओ जहां पे आप एम्बिग्यूटी के बीच फंसे हैं, आप बड़ा ही एम्बिगुअस या एम्बिवेलेंट फील कर रहे हैं, विच मींस कि आप दो सिचुएशंस में अटके हैं, ठीक है। तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन के लिए तो आप सब लोग 100% श्योर ही हैं, बड़ा एक्सप्लिसिटली बड़ा क्लियरली मेंशन्ड था पैसेज में। थर्ड ऑप्शन पे फोकस कीजिए आप जरा। थर्ड ऑप्शन कहां का मेंशन्ड है? ऑप्शन बी में देखें तो थर्ड है, सी के अंदर भी थर्ड है, डी के अंदर भी थर्ड है, विच मीन्स ऑप्शन ए तो आपका सरासर गलत हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड और फोर के लिए आप 100% श्योर हैं कि वो गलत है, तो सेकंड और फोर कहां पे प्रेजेंट है? यहां पे प्रेजेंट है, ऑप्शन डी गलत हो गया। सेकंड और फोर सी में भी प्रेजेंट है, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तो इवेंचुअली आपके पास ऑप्शन 1 एंड 3 ही बचता है। चाहे आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको एक्सप्लिसिटली ये चीज नहीं मिली जो ऑप्शन 1 में लिखी थी, बट आपको आंसर तो ऑप्शन बी के साथ ही जाना पड़ेगा, और एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन गिवन भी थी बट थोड़ी इनडायरेक्ट वे में गिवन थी। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ओनली 1 एंड 3। आई होप ये पैसेज आपको सबको समझ आया होगा। हमेशा की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे भी जरूर कि आप में से कितने लोगों का ये क्वेश्चन ठीक हुआ, ठीक है। इलिमिनेशन प्रोसेस लगाना मत कभी भूलिए, ठीक है, कभी मत भूलना आप, जिससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, ठीक है। बाकी अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी जो है वो जोर शोर से करते रहे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।